दोस्तों, पीटर को 1862 में नामालूम वजूहात की बिना पर सख्त कोड़े मारे गए थे, जिसके बाद ये 2 माह तक बिस्तर से नहीं उठ सका था। इसकी वजह यह थी कि स्याह फाम लोगों को इंसान नहीं समझा जाता था। नंबर 2, ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाले पहले अफ्रीकी नयाद अमरीकी तालिब इल्म जॉर्ज मैकलैंड को सफेद फाम तलबा से अलहदा बैठने पर मजबूर किया गया था। नंबर 3, ब्लैंचे मोनियर पैट्रिस फ्रांस से ताल्लुक रखने वाली एक खातून थी, जिसे उसके बुजुर्ग माँ और भाई ने 26 साल तक खुफिया तौर पर एक छोटे से कमरे में बंद रखा था। नंबर 4, दोस्तों, ये एम्बेंसी हिरासती कैंप के कैदी हैं, जिनकी निकली हुई हड्डियां आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। इन कैदियों में से ज्यादातर का वजन 25 किलो से भी कम था। नंबर 5, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बुडापेस्ट में यहूदियों को डेन्यूब रिवर के किनारे लाया गया, उनको जूते उतारने का हुक्म दिया गया और फिर नीचे पानी में कूदने के बाद उन पर गोलियां बरसाई गई थीं। नंबर 6, ये किंग तुतनखामुन का 3300 साल पुराना जूता है, जिस पर मुखालिफ बादशाहों की तस्वीरें छपी हुई हैं। इन तस्वीरों को छापने का मकसद ये था कि किंग तुतनखामुन जहां भी जाए अपने दुश्मनों को पैरों के नीचे कुचलता हुआ जाए। नंबर 7, ये दुनिया के सबसे बड़े और पुराने कछुए का खौल है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये 10 मिलियन साल पुराना है। दोस्तों, इसी तरह साइबेरिया में दरियाफ्त होने वाला ये एक मैमथ का दांत है, जो 50 लाख साल पहले हमारी जमीन पर घूमा करते थे। नंबर 8, दोस्तों, टाइटोनोबा स्नेक को आपने मूवीज वगैरह में अक्सर देखा होगा, जो इंसानों का शिकार करते हैं, मगर ये एक हकीकी टाइटोना स्नेक का जायंट स्केलेटन है। नंबर 9, तकरीबन 4500 साल पहले कदीम मिस्री वालिदैन ने इस घरेलू गेंद को अपने बच्चे की कब्र में एक खिलौने के तौर पर रखा था, ताकि वो बच्चा बाद की जिंदगी में इसके साथ खेल सके। नंबर 10, ये 16वीं सदी के ताउन के डॉक्टरों का मास्क है, जिसने आधी दुनिया का खात्मा कर दिया था। नंबर 11, ये इंसानी दांत एक इमारत की दीवार से मिले थे। दोस्तों, आपके ख्याल में इतनी बड़ी तादाद में इंसानी दांतों को दीवार में क्यों छुपाया गया होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 12, दोस्तों, जब आप पहली बार इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मर्द गुलाम हैं, जिसकी वजह उनके कपड़े हैं, लेकिन हकीकत में ये दोनों मर्द गुलाम हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने जूते नहीं पहने हुए, क्योंकि 1860 की दहाई में गुलामों को जूते पहनने की इजाजत नहीं थी। नंबर 13, रेनी बेथिया रियासत-ए मुत्तहिदा में सरेआम फांसी पाने वाला आखिरी शख्स था। एक अफ्रीकी नजाद अमरीकी मर्द, जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल थी, जिसे लेशिया एडवर्ड्स नामी एक 70 साला सफेद फाम औरत के रेप और कत्ल के एतराफ में सरेआम फांसी दे दी गई। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20,000 लोगों का हुजूम फांसी को देखने के लिए जमा था। नंबर 14, 1939 में पेरू में एक गरीब आदमी अपनी 5 साला बेटी को शहर के अस्पताल लेकर आया। डॉक्टर ने एक्सरे से इसका मुआयना किया तो पता चला कि बच्ची हामिला है। डॉक्टर ने हुक्काम को बुलाया और उसके वालिद को बच्ची के साथ बदसलूकी के इल्जाम में कैद कर दिया गया, लेकिन शवाहिद की कमी की वजह से जल्द ही रिहा कर दिया गया। 75 साल बाद भी वालिद का नाम नामालूम है। इस छोटी बच्ची का नाम लीना मेडिना है, जो 14 मई 1939 को 5 साल और 21 दिन की उम्र में तारीख की सबसे छोटी मां बन गई। इसके बच्चे का नाम उस डॉक्टर के नाम पर रखा गया जिसने उसका इलाज किया था। नंबर 15, जूलिया पेस्ट्राना। जूलिया पेस्ट्राना एक जिन्याती आर्जे में मुब्तला थी, जिसे हाइपरट्रिकोसिस डिजीज कहा जाता था, जिसकी वजह से उसका चेहरा और जिस्म सीधे स्याह बालों से ढके हुए थे। थियोडोर लिंट नामी इस शख्स ने इसे रियासत-ए मुत्तहिदा में दरियाफ्त किया और इससे शादी कर ली। थियोडोर लिंट ने इससे अमेरिका और यूरोप के फ्रीक शोज में परफॉर्म करवाकर खूब पैसे कमाए। इसे दुनिया की बदसूरत तरीन औरत का खिताब दिया गया था। जूलिया 25 साल की उम्र में थियोडोर लिंट से हामिला हुई। बच्चा अपनी मां की तरह बालों वाला पैदा हुआ था, लेकिन चंद घंटों बाद ही उसकी मौत हो गई। हमल की मुशक्कत की पेचीदगियों की वजह से जूलिया 5 दिन बाद फौत हो गई। नंबर 16, ग्लोरिया के 2 बच्चे थे और वो घरेलू खातून थी। 1994 की एक शाम को वो रिवरसाइड जनरल हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में दाखिल हुई, जो कैंसर के असरात में मुब्तला थी। एक नर्स ने उसके बाजुओं से खून निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्यूब से एमोनिया जैसी बू आने से उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। उसकी जगह लेने वाली दूसरी नर्स भी बेहोश हो गई और बाद में सांस लेने वाले थेरेपिस्ट की मौत भी हो गई। इमरजेंसी रूम के तमाम मरीजों को पार्किंग में जाने का हुक्म दिया गया। रात 9 या 10 बजे के करीब ग्लोरिया को कैंसर से मुताल्लिक गुर्दे की खराबी से मुर्दा करार दिया गया। ग्लोरिया की मौत के 2 माह बाद उसकी लाश को पोस्टमार्टम और तदफीन के लिए छोड़ दिया गया।
اس کی موت کی وجہ کا تعین کرنا ناممکن تھا کیونکہ اس کا دل لاپتہ تھا اور اس کے زیادہ تر اعضاء پاخانے سے آلودہ تھے، وہ بری طرح سڑ چکی تھی۔ نمبر 17 دوستو، امریکہ کے جارج سٹنی 20ویں سینچری کے سب سے ینگسٹ پرسن ہیں جسے 8 اور 11 سال کی 2 امریکن لڑکیوں کے قتل کا مجرم ٹھہراتے ہوئے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کی عمر اس وقت 13 سے 14 سال تھی۔ جارج کو الیکٹرک چیئر کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ نمبر 18 1940 میں بیوٹی پارلرز میں ایک ایسا ہیلمٹ متعارف کرایا گیا جس کے ذریعے سے خواتین کے چہرے کو بھاپ دی جاتی تھی، لیکن یہ ہیلمٹ مقبول نہ ہو سکا اور کچھ عرصے بعد اس کے استعمال کو بند کر دیا گیا۔ نمبر 19 دوستو، برف باری سے اپنے چہرے کو محفوظ رکھنے کے لیے کینیڈا میں 1939 میں یہ عجیب و غریب کور استعمال کیا جاتا تھا۔ دوستو، اس 38 کولٹ میں ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوا ہوتا تھا جس کا ٹریگر دباتے ہی آٹومیٹکلی تصویر کھنچ جاتی تھی۔ بائیں طرف جو 6 تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ اسی کیمرے سے لی گئی تھی۔ نمبر 20 ترکی ریلوے اسٹیشن پر 100 سال سے کھڑے اس انجن کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ دوستو، خلافت عثمانیہ کا دور ترکی کی اسلامی حکومت کے عروج کا دور تھا۔ یہ وہ دور تھا جب خلافت عثمانیہ کو نہ صرف دنیا بھر کے مسلمان قبول کرتے تھے بلکہ اس کو اسلام کا مرکز مانتے تھے۔ اس وقت کے حکمران خلیفہ عبدالحمید ثانی کا شمار عاشق رسول کے طور پر ہوتا تھا۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے ترکی سے لے کر مدینہ تک ایک ٹرین سفر کا آغاز کیا جس کے لیے ترکی سے لے کر مدینہ تک ریلوے پٹڑی بچھائی گئی تاکہ ترکی کے عوام سفر عشق بغیر کسی دشواری کے کر سکیں۔ ایک طویل جدوجہد اور محنت کے بعد ریلوے کی پٹڑیوں کا کام مکمل ہوا اور مدینہ میں ترکی ریلوے اسٹیشن کے نام سے اسٹیشن بن گیا۔ اس کے افتتاح کے لیے عبدالحمید ثانی کو دعوت دی گئی جنہوں نے اس سارے مرحلے کے اخراجات ادا کیے تھے اور خصوصی دلچسپی سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے خصوصی نگرانی کی تھی۔ جس وقت عبدالحمید ثانی ریلوے اسٹیشن پہنچے اور پہلی ٹرین کی روانگی کے لیے فیتا کاٹا تو انجن کو سٹارٹ کیا گیا۔ 100 سال قبل کوئلے سے چلنے والے اس انجن نے سٹارٹ ہونے سے قبل شور مچایا جیسا کہ کوئلے سے چلنے والے انجن مچاتے ہیں، مگر عبدالحمید ثانی جو عاشق رسول تھے انہوں نے یہ شور سنا تو فوراً نیچے سے کچرا اٹھا کر انجن کو مارنے لگے اور اس کو فوراً بند کروا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں اس طرح شور مچانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس کے بعد اس انجن کو بند کروا دیا گیا اور عبدالحمید ثانی نے اس وقت یہ حکم دیا کہ نبی کے شہر میں ایسے شور کرتے ہوئے انجن نہیں چلیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر بجلی سے چلنے والے انجن منگوانے کا حکم دیا، جس کے بعد مدینہ میں پہلی بار بجلی عبدالحمید ثانی کے حکم سے آئی، اور اس کے بعد بجلی سے چلنے والے انجن بھی چلائے گئے، مگر وہ بد نصیب شور کرنے والا انجن آج بھی شور کرنے کے جرم کی سزا ترکی ریلوے اسٹیشن مدینہ پر کھڑا بھگت رہا ہے۔